अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हाजिका अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाजी। हैं और थे और रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें। माँ बाप हैं तो सब कुछ है। आपकी सारी दौलत माँ बाप है। बिल्कुल। तो आज की हमारी वीडियो है बहुत इंटरेस्टिंग। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है बॉलीवुड इज फिनिश्ड, हाउ फिल्म्स लाइक KGF, RRR आर डिस्ट्रॉइंग बॉलीवुड। आज हम ये बात कर बॉलीवुड खत्म हो रहा है क्योंकि साउथ की इंडस्ट्री बॉलीवुड को पीछे छोड़ बहुत आगे निकल रही है। रीजनल सिनेमा अब रीजनल नहीं रहा, पूरे देश में पॉपुलर हो रहा है। सो इज दिस द एंड ऑफ बॉलीवुड? आज के इस वीडियो में समझेंगे कि क्यों बॉलीवुड ने पहले साउथ की फिल्मों को और उनके हीरोज को रिजेक्ट किया, फिर कैसे उन्हें कॉपी किया और फिर कैसे उन्हें नेशनल सुपरस्टार्स बनते हुए देखा। समझते हैं अबाउट द फॉल ऑफ बॉलीवुड। फर्स्टली लेट मी टेल यू, बॉलीवुड रियल नहीं है। जैसे लॉस एंजलिस में हॉलीवुड नाम की एक एक्चुअल जगह है जहाँ काफी सारे फिल्म स्टूडियोज है, वैसे मुंबई में कहाँ है? इनफैक्ट धीरे धीरे मुंबई की लोकल इंडस्ट्री भी मुंबई से बाहर शिफ्ट हो रही है। बॉलीवुड कोई जगह नहीं, बॉलीवुड एक स्टेटस को है। बट इफ दैट्स ट्रू, मुंबई फिल्म कैपिटल कैसे बना? पावर की वजह से। जब पूरे भारत में इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम हुआ करता था, तब मुंबई में सबसे रिलायबल पावर हुआ करती थी। बंगाल में भी सिमिलर सिचुएशन थी, इसलिए शुरुआती समय में फिल्में बॉम्बे और कैलकाटा में बनने लगी। लेकिन आज ये इलेक्ट्रिसिटी की पावर और फिल्मों की पावर भी पूरे देश में डिस्ट्रीब्यूट हो रही। पेंडेमिक से पहले भारत में हर साल 2000 फिल्में बनती थी। सिर्फ 20 साल पहले उनमें से आधी यानी 1000 फिल्में हिंदी में हुआ करती थी। रीजन सिंपल था, जिन फिल्म प्रोड्यूसर्स के हाथ में पावर थी, उन्होंने सोचा कि हिंदी के इस्तेमाल से हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाएंगे। ज्यादा लोग यानी ज्यादा शोज, और ज्यादा शोज यानी ज्यादा पैसा। एक्टर्स कैसे होने चाहिए? गोरे, जिनकी हिंदी परफेक्ट हो। स्टोरीज कैसे होनी चाहिए? ऐसी जो बड़े बड़े शहरों में होती हो। जो भी एक्टर, जो भी स्टोरी इस फॉर्मूला में फिट नहीं होती थी, उसे रिजेक्ट किया जाता था। लेकिन ये फॉर्मूला कभी ना कभी तो पुराना होने ही वाला था। ऑडियंस सेम वही घिसी पिटी कहानियां सुनकर बोर हो रहा था। साल 2000 आने तक रिजेक्शन की ये कहानी इमिटेशन में बदल गई थी। साउथ की मूवीज का रीमेक हिंदी में बनना स्टार्ट हो गया। ऐसे एक्सपेरिमेंट्स में रिस्क बहुत कम था, क्योंकि ऑलरेडी ट्राइड एंड टेस्टेड कहानियां कॉपी करनी थी। जिन स्टोरीज को ऑलरेडी ऑडियंस ने पसंद किया था, जो स्टोरीज ऑलरेडी हिट थी, उन्हीं को कॉपी करके फिल्म्स बनानी थी। कई पॉपुलर हिंदी मूवीज जिनमें बड़े बड़े स्टार्स हैं, वो एक्चुअली हिट रीजनल मूवीज की रीमेक्स थी। कुछ एक्सपेरिमेंट्स बहुत अच्छी तरह से एक्सेप्ट, बट अक्सर एक्टर्स और डायरेक्टर्स अलग होने की वजह से ये एक्सपेरिमेंट्स फेल हो गए। सैराट आज तक की हाईएस्ट ग्रोसिंग मराठी फिल्म है, जिसे हिंदी में बनाने के बाद उसे लोगों ने कम्प्लीटली रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि कंपैरिजन ओरिजिनल से होना ऑब्वियस था। सैराट काफी इंपॉर्टेंट थी क्योंकि इस मूवी ने कुछ ऐसा प्रूव किया जो इससे पहले कभी नहीं हुआ था। नया डायरेक्टर, नई कास्ट और एक डिफरेंट लैंग्वेज को लोगों ने एक्सेप्ट किया। सिर्फ एक्सेप्ट ही नहीं किया, इस मूवी के मराठी गाने को सुपर हिट भी किया। सैराट, जो सिर्फ 4 करोड़ में बनी थी, उसने 110 करोड़ कमाए। इस कहानी में हम भारत की सबसे बड़ी फिल्म को कैसे भूल सकते हैं? बाहुबली, जिसने फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स तो ब्रेक किए ही, लेकिन उसके साथ साथ एक और चीज ब्रेक की, और वो था लैंग्वेज बैरियर। डिड यू नो, बाहुबली इन टोटल 10 लैंग्वेजेस में रिलीज हुई, जिसमें इंडियन लैंग्वेजेस के साथ साथ जापानीज, चाइनीज, ताइवानीज, फ्रेंच, जर्मन और स्पेनिश भी शामिल है। बाहुबली द बिगिनिंग ने 650 करोड़ और द कंक्लूजन ने 1800 करोड़ कमाए हैं। बाहुबली वाज एन इंस्टेंट हिट, क्योंकि साउथ इंडियन मूवीज हमेशा से ही टेक्निकली सुपीरियर रही है। साउथ की इंडस्ट्री अपने डिसिप्लिन के लिए मशहूर। कितना भी बड़ा स्टार क्यों ना हो, स्पॉट बॉय से लेकर डायरेक्टर तक सबको एक फिक्स शेड्यूल फॉलो करना पड़ता है। 2017 में बाहुबली के साथ पहली बार एक तेलुगु फिल्म साल की हाईएस्ट ग्रोसिंग फिल्म बनी, और फिर ये सिलसिला खत्म नहीं हुआ। 2018 में 2.0, 2021 में पुष्पा, और इस साल RRR ऑलरेडी बॉक्स ऑफिस के टॉप पर। I feel the stories are more innovative, slice of life and more real. Content is king. Raise your hand अगर पिछले 2 सालों में आपने एटलीस्ट एक ऐसी फिल्म या सीरीज देखी जो हिंदी या इंग्लिश में अवेलेबल नहीं थी। हम के ड्रामास भी देखते हैं, एनिमे भी देखते हैं और मलयालम फिल्म्स भी एंजॉय करते हैं। आज की जनरेशन के लिए लैंग्वेज एक बैरियर नहीं रहा है। In today's world, language is no longer a barrier, it is a bridge. जहाँ 44% बॉक्स ऑफिस हिंदी मूवीज रूल करती थी, वो नंबर आज घट के सिर्फ 27% हो चुका है। साउथ की फिल्में सिर्फ फिल्में नहीं होती, एक एक्सपीरियंस होती है, जिन्हें थिएटर में जाकर देखने का एक अलग ही मजा होता है। 2020 में पैरासाइट नाम की कोरियन मूवी ने जब ऑस्कर जीता, तब उसके डायरेक्टर ने एक इम्पॉर्टेंट लाइन कही कि जब हम सबटाइटल्स का 1 इंच का बैरियर पार करते हैं, तब और अमेजिंग फिल्म्स और अमेजिंग कंटेंट हम देख सकते हैं।
आज भारत में जो हो रहा है उसके लिए ये लाइन काफी रेलेवेंट है। रीजनल सिनेमा बड़ी तेजी से नेशनल सिनेमा बन। सिनेमा सिर्फ सिनेमा नहीं होता, सिनेमा इज अ मिरर टू द सोसाइटी। और जरूरी नहीं कि ये मिरर समाज की सिर्फ एक ही कैटेगरी को रिप्रेजेंट करे। जिस सिनेमा को पहले बॉलीवुड ने रिजेक्ट किया, फिर कॉपी किया, उसी सिनेमा को ओवरटेक करते हुए बॉलीवुड आज देख रहा है। ये चेंज इनएविटेबल है और जरूरी भी। व्हेन आई से बॉलीवुड इज ओवर, मैं ये बिल्कुल नहीं कहना चाहता दैट हिंदी फिल्म्स आर ओवर, बट मैं ये जरूर कहना चाहता हूँ कि एक फॉर्मूला जिससे हम सब तंग आ चुके हैं इज फिनिश्ड। इट इज टाइम फॉर अ चेंज, क्योंकि हर टाइप की स्टोरीज लोगों तक पहुंचनी चाहिए, फिर वो किसी भी लैंग्वेज में क्यों ना हो। और यही इंपॉर्टेंट बात, आप तक पहुंचाने से मुझे फर्क पड़ा। जी जनाब। अच्छा, इत्तफाक से हम यही जिक्र कर रहे थे किसी मूवी का ट्रेलर देखने के बाद कि बॉलीवुड नीचे जा रहा है, मुसलसल नीचे जा रहा है और कॉपी ही करता रहता है। लेकिन आज ये वीडियो भी हमारे सामने आ गया। इसमें बहुत सारी भूल भुलैया और कॉपी है यार। मुझे हेरा फेरी गजनी कॉपी है। मुझे आपने देखा गजनी मुझे सेम पता सेम? था। नहीं, मुझे नहीं पता था गजनी का। मुझे हेरा फेरी यकीन नहीं आ रहा, क्योंकि हेरा फेरी काफ़ी पुराने दौर में बनी थी, वो भी साउथ में बन चुकी है। और वो काजल और शाहरुख वाली कौन सी थी? वो इसलिए उसका क्लिप लगाया कि ये चीज़ बॉलीवुड बहुत ज़्यादा दिखाई जाती थी, यानी कि लव स्टोरी, अच्छा सा हीरो, खूबसूरत सा। हाँ। अच्छा, उन्होंने कहा कि पहले रिजेक्ट किया फिर कॉपी किया। तो मुझे एक बात समझ में नहीं आई। पहली बात तो ये कि आप किसी चीज़ को जब रिजेक्ट करते हो तो उसको कैसे अपना सकते हो? ठीक है, आपने एक फॉर्मूला बना कर रखा है कि वाइट स्किन होना चाहिए, मतलब कॉम्प्लेक्शन जो हीरो का हो या हीरोइन का हो बहुत फेयर हो। दूसरा ये कि हीरो बड़ा गुड लुकिंग हो, बड़े मसल्स हों, बड़े मतलब बॉडी टाइप उसका बड़ा हैंडसम हो। इसके अलावा लव का एंगल लाजमी हो मूवी में, इन चीज़ों को लाजमी डाला जाए। तो मतलब वो एक स्पेसिफिक फार्मूला, मैं ये कहूँगी एक पर्टिकुलर फार्मूला जिसके गिर्द हमेशा हिंदी मूवीज़ घूमती रहती हैं। उनसे वो बाहर नहीं आते थे। अब जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में भी कहा और दोबारा कहूँगी कि बाहुबली ले लें, आप RRR ले लें, पुष्पा ले लें, ये ऐसे सब्जेक्ट हैं कि पहले कभी देखने को मिले ही नहीं, पहले कभी आपने सुने ही नहीं, पहले आपकी इमेजिनेशन में भी नहीं आए होंगे ये कभी। अच्छा, एक बहुत 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 अच्छी बात लगी मुझे इस वीडियो की कि उन्होंने कहा कि मूवी जो होती है वो सिर्फ और सिर्फ एक मूवी नहीं होती, वो आपकी सोसाइटी का एक मिरर है। बिल्कुल, ठीक है ना, आपको रिप्रेजेंट करता है, आपको एक एक्सपीरियंस करना है, एक नया एक्सपीरियंस करना जो आप मज़े से कर पाते हो वो होता है। अब आप एक ही चीज़ को देख देख के इतना बोर हो जाते हो कि आपका दिल ही नहीं करता एक वक्त में कि हम इस टाइप की मूवीज़ देखें। अच्छा, लव वाली मूवीज़ देख के मैं बेसिकली अपना बताऊँ कि मेरा, अगर मुझे पता चल जाता है कि इसमें लव स्टोरी है या इसमें कोई लव का एंगल है तो मेरा दिल ही नहीं करता वो मूवी देखने, क्योंकि बहुत ज़्यादा हो चुका, बहुत देख ली। अच्छा, मसला पता क्या है? मसला, मेन मसला, सबसे बड़ा मसला नाकाम होने का बॉलीवुड का और साउथ इंडिया का कामयाब होने का सबसे बड़ा मसला ये था कि बॉलीवुड में बिजनेस शुरू हो गया। बॉलीवुड ने इसको सिर्फ बिजनेस के तौर पे देखा। जितने भी प्रोड्यूसर आए उन्होंने डायरेक्टरों से फरमाइश की क्या फ़िल्म बने, कैसे पैसा निकलेगा, क्या फ़िल्म बने। अच्छा, प्रोड्यूसर बैठा हुआ है, अगर प्रोड्यूसर काउंटिंग पे बात करेगा कितने की बनेगी, कितना निकलेगा, तो वो डायरेक्टर कहेगा ये अगर करते हैं, आमिर को लेते हैं, शाहरुख को लेते हैं या फलाने को लेते हैं, ये एक आइटम सॉन्ग है, फलाना सॉन्ग, उसमें स्टोरी लिखवा लेंगे, कोई भी होगी, कोई भी होगी, भाई ये पैकेज होना चाहिए, बिरयानी बन जाएगी, वो बिरयानी बिकेगी, आपको प्रॉफिट दे जाएगी। सही। ये था बॉलीवुड। अच्छा, साउथ इंडिया क्या था? प्रॉफिट से ज़्यादा उन्होंने कंटेंट पे गौर किया कि यार क्या बनाएं। अच्छा, समझ में नहीं आई, नहीं बना यार, ये समझ में नहीं आ रहा, नहीं बनाए। उन्होंने फिल्म बनानी है बॉलीवुड में, इनकम के तौर पे कुछ भी बनाना है कि मिलेगा कितना, मार्केट में फेंक दें बस, निकलेगा क्या। वहाँ बिजनेसमैन थे। यहाँ पर मैं समझता हूँ कि ये क्रिएटर थे, यानी कि अगर इनको चीज़ समझ में नहीं आई स्टोरी, तो फिल्म 2-2 साल 3-3 साल तक नहीं बनेगी। फिल्म बनाते थे, बिजनेस नहीं करते थे। अच्छा, ऐसे मास्टरपीस लाए, ऐसी मैं स्टोरीज लाए कि 1800 करोड़ कम होता है बाहुबली। एक मतलब ये साउथ इंडिया को मतलब कहाँ से कहाँ ले गया। अच्छा, उन्होंने बोला कि जिसको रीजनल समझा जाता था अब वो रीजनल नहीं, अब वो नेशनल बन चुका है। अच्छा, एक और बात है, थोड़ी सी सोचने की है, थोड़ा सा आप मतलब हैरान होंगी कि राजा मोहली बहुत बड़े ज़हीन इंसान होंगे,
बहुत ही समझदार होंगे, उन्हें बहुत ही सेंस होगा। बिल्कुल। जब आप एक किसी इलाके में होते हैं और एक फिल्म इंडस्ट्री आपकी कराची में है, आप किसी गांव में रहते हैं, किसी रीजनल तमिलनाडु में रहते हैं, साउथ इंडिया में रहते हैं, कहीं भी रहते हैं, आपके अंदर टैलेंट है, आपको लगता है कि आप तो बॉलीवुड के लिए बने, आप बॉलीवुड के पास जाते हैं क्योंकि आप तो टैलेंटेड हैं, आप वहाँ काम करें। बॉलीवुड में तो बड़ी बड़ी मूवीज़ बनती हैं, बड़े बड़े स्टार हैं। बिल्कुल। मैं कहता हूँ उन्होंने अपना ही रीजनल सिनेमा को बॉलीवुड से भी नीचे कर दिया। मतलब उनके अंदर ये टैलेंट था, उन्होंने बॉलीवुड से ऊपर कर दिया। उन्होंने बाहुबली बना के ये साबित कर दिया कि अगर आपके पास टैलेंट हो तो आपको ज़रूरी नहीं है चल के जाना है। मैं एक बात बताऊं, उन्होंने ये साबित कर दिया कि अगर आपके अंदर टैलेंट हो, आपके अंदर स्किल्स हो, डजेंट मैटर आप छोटे से रकबे में, छोटे से एरिया में, या आप उनकी बराबरी नहीं कर सकते हो, आप ऐसा कंटेंट ला सकते हो, ऐसा प्रोजेक्ट पेश कर सकते हो, मार्केट में दे सकते हो कि वो जो जिसके पास आपको जाने की आप मुतवक्को हो या तवक्को रखते थे, वो तबाह हो बर्बाद हो जाए, या वो घुटने टेक दे आपके सामने। और आप एक बात बताएं कि मैं ये कहूँगी शायद ही कोई होगा जो राजा मौली को नहीं जानता होगा। बॉलीवुड में भी हर कोई उनकी तारीफ करता है, हर कोई। जापानी में, चाइनीज़ में, हर लैंग्वेज में उनकी मूवी की। अच्छा, आलिया से पूछा गया तो उन्होंने बोला कि मेरा तो मतलब एक ख्वाब था कि मैं इनके साथ काम करूँ। मैं बता रहा हूँ ना कि यार एक शख्स मुंबई का नहीं है तो अगर उसके अंदर डायरेक्शन का टैलेंट है, उन्हें लगता है, बिल्कुल उन्हें शौक है, वो करना चाहते थे, तो कोई भी शख्स ये सोचता कि मुझे मुंबई जाना है अपने ख्वाब पूरे करने के लिए, अपने आप को मनवाने के लिए, क्योंकि वहीं तो मनवाया जाएगा, वही तो इंडस्ट्री है सबसे। लेकिन यार उन्होंने रीजनल को। अच्छा, एक और चीज़ मैं अभी से आपको बता दूं, मुझे नहीं पता, बाखुदा नहीं पता, इनकी स्टोरी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल वाली होगी। इनकी जो कहानी होगी, ये कहाँ से इन्होंने स्टार्ट किया, मैंने अक्सर नोट किया है कि जो बहुत कामयाब होते हैं उनकी लाइफ में स्ट्रगल बहुत होता है। आप लोगों को पता होगा, आप लोगों ने कोई ना कोई वीडियोस देखी होंगी, शायद आपने पता नहीं कोई देखी नहीं देखी है। नहीं, मैंने अभी तक उनकी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इनकी बायोग्राफी बहुत ज़्यादा सीखने के लिए है, नए लोगों के लिए, टैलेंटेड। मुझे ऐसा लगता है, होगा, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा क्यों लग रहा है। देखे होंगे, या फिर अगर उस तरीके से पर्सनल लाइफ में नहीं देखे तो इन मामलात में भी देखे होंगे। आपको क्या लगता है? मुझे तो लगता है ना, हाँ, मुझे ऐसा लगता है हीरा ऐसे ही नहीं बनता, हीरा ऐसे ही नहीं बनता। जैसे मोदी जी के बारे में हमने देखा कि यार उन्होंने किस तरीके से, जब छोटे खाता है इंसान तभी। तो मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने बड़ी स्ट्रगल की होगी, बहुत ज़्यादा। कि मैं ये कहूँगी कि एक इतनी बड़ी इंडस्ट्री, मुझे आप मुझसे किसी का डायरेक्टर का किसी का नाम पूछेंगे ना तो मैं आप बोलेंगे राजा मौली की टक्कर का कोई डायरेक्टर आप बताते हैं, मैं यकीन करें मैं सुन हो जाऊंगी। यार हॉलीवुड वाले हैरान होंगे, मुझे नहीं समझ में, हॉलीवुड वाले हैरान होंगे कि यार ये क्या चीज़। बिल्कुल। अच्छा, आपको कितने अरसे और लगेगा बॉलीवुड को बिल्कुल मानने में कि हाँ भाई हम कुछ नहीं है, या मान चुके हैं? अच्छा, बॉलीवुड में एक और मैं आपको बताऊं तबाही का जो मुझे रीज़न लगता है, जो मैन टैलेंट है ना, जिसको आना चाहिए, जिसको भरना चाहिए, जिसमें एक स्किल्स हैं, गॉड गिफ्टेड भी होता है। मैं आपसे कितना कहती हूँ कि देखिए जो गॉड गिफ्टेड होता है वो होता है, ठीक है। दूसरा ये होता है कि इंसान खुद भी बहुत प्रैक्टिस करता है, बहुत मेहनत करता है, अनथक मेहनत करके आगे आता है, और फिर उसको चांस ना मिले, और नेपोटिज्म हो, एक ऐसी इंडस्ट्री हो जहाँ पे उनके बाप, फिर उनके दादा, फिर उनके नाना, फिर उनके मतलब औलादें यानी कि उनके बाप, फिर वो खुद, फिर उनके आने वाले बच्चे, तो ऐसा लगता है कि वो ही राज कर रहे हैं। कुछ गिने चुने लोग हैं जो आपको दिखेंगे कि बहुत बड़े बड़े स्टार्स बने हुए हैं, और वो कई पुश्तों से स्टार्स बने हुए। आपको पता है, एक तो सबसे पहले तो एक कंगना रनावत की वीडियो आई थी जिसमें उन्होंने कहा था कि बॉलीवुड में बड़ी कुर्बानियाँ हैं, मतलब आपको हर फरमाइश इनकी पूरी करनी पड़ती है। अच्छा, एक बात एक बहुत बड़े स्टार ने की, जो खुद तो स्टार बन गए, लेकिन उन्होंने कहा मैं हज़ारों में से कोई एक हूँ, मैं बन गया हूँ, वरना काला होना यहाँ पे गुनाह है। बॉलीवुड में काले होने पर आपको रिजेक्ट किया जाता है। नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने साफ कहा, बाकायदा अपने इंटरव्यू में कहा कि काले होने पर भी आपको डिग्रेड किया जाता है, आपको पीछे रखा जाता है कि आपका होगा, उन्होंने झेला होगा बहुत कुछ। बोला मैं अगर आगे आ गया हूँ तो समझो मैं लाखों में से एक हूँ जो मैं किसी तरीके से आगे आ गया हूँ। अगर किसी इस इंडस्ट्री में अगर कलर कॉम्प्लेक्स को भी देखा जाता है कि यार नहीं यार ये तो काला है, तो आप बताएं कि उसने तो तबाह होना ही था। अच्छा, मैं एक बात बताऊं, इन्होंने तो ऐसा लगता है काया ही पलट दी कि काला नहीं होना चाहिए था और बड़ा फेयर होना चाहिए। हीरो का मतलब है बहुत फेयर, बहुत गुड लुकिंग, बहुत स्मार्ट। मैं ये कहूँगी आप तमिलनाडु में देखें, सब उल्टा है। कलर्स अट्रैक्टिव होते हैं, बहुत अट्रैक्टिव होते हैं, लेकिन आपको एकदम फेयर, वो लड़कियों वाले फेयर नहीं मिलेंगे, ठीक है। हैंडसम भी होते हैं, सही होते हैं, फिर जिसामत के होते हैं, लेकिन आपको वो डोले शोले दिखाने वाले हीरो जैसे हमारे सलमान हैं, जैसे हमारे दूसरे हीरोज़ हैं, नहीं दिखेंगे। अच्छा, आपको एक और बात बताऊँ, ये जो आप काले वाली बात बता रहे हैं ना,
हमारे पाकिस्तान में भी इस चीज़ को लेके बहुत नफसा है, नफसी बहुत है। बहुत चीज़ें। कोई आप ड्रामा मोहित में- को आप जानते होंगे, बहुत अच्छे एक्टर हैं, बहुत अच्छे एक्टर हैं, उनको मूवी मिली तो उनको कहा गया कि आप वाइटनिंग के इंजेक्शंस लगवाइए। इतने बड़े हीरो इतने दिनों से काम कर रहे हैं इंडस्ट्री में, तो कहने लगे आपको मूवी तो मिल जाएगी, आप सही हो, आप फिट भी हो। मोहित character। मिर्ज़ा। मोहित मिर्ज़ा, वो बहुत फ़नी टाइप के भी ड्रामास किए उन्होंने। तो उनको कहा कि बस एक ही शर्त है हमारी, जो प्रोड्यूसर थे उन्होंने कहा, या जो राइटर थे उन्होंने भी कहा कि सारे मतलब जो भी टीम थी उन्होंने कहा बस आपको ना वाइटनिंग के इंजेक्शन लगवाने पड़ेंगे। तो उनको बहुत इंसल्ट लगी, उन्होंने कहा मुझे नहीं करनी, मुझे आप एक काम अभी इन्होंने करें, किसी और को फिल्म- दे दें। अभी फिर इनके- उन्होंने दानिश तैमूर को दिए। अच्छा, दानिश तैमूर ने भी वाइटनिंग के इंजेक्शन लगवाए। अच्छा, इन्होंने अभी एक फ़िल्म की है इशरत के नाम से, जिसमें बाकायदा उड़ रहे हैं हवाओं में और ये वो एक्टिंग बहुत आला करते, बहुत आला। मतलब एक एक्शन चाइना टाइप का जो नहीं था, चाइना में जो फाइट होती है उस तरह की कोई फाइट पे मूवी आ रही है इशरत के नाम से। सही देखते हैं अब कर रहे हैं, लेकिन ये तो बहुत पहले की बात है। अच्छा, एक और चीज़ है कि ये लोग डायलॉग बोलते हैं ना, ये जो अभी और नहूँ, इनका एक आखिरी में डायलॉग होता है फ़र्क पड़ता मुझे है। फ़र्क पड़ता है। तो हमारे यहाँ एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं, एक ई-कॉमर्स पढ़ाते हैं, लोगों को सिखाते हैं, सही। तो वो भी अक्सर बोलते हैं फ़र्क पड़ता है। तो उनका डायलॉग इनका डायलॉग किसी और ने बोला, हमारे किसी फिल्म वाले ने, हमज़ा नहीं, शऊद अब्बासी ने, शऊद अब्बास सर। तो उन्होंने कहा कि मेरा अपनी फ़िल्म में इन्होंने मेरा डायलॉग लिया है, फ़र्क पड़ता है, मुझे इस बात का बड़ा अफसोस है। मैंने बोला फ़र्क पड़ता है, हम तो यहाँ देखते हैं। अच्छा, ये जो है मोटे इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाते हैं अभी और नहूँ, इनको क्या पता उनका? पता है ना, सुनो, इनको पता है। जो हमारे यहाँ पे टेक के हवाले से वीडियोस बनाते हैं ना, वो ये बोलते थे फ़र्क पड़ता है। मैं अभी और नहू की बात कर रही हूँ, उनको पता है टेक्नो के बारे में? नहीं, तो वही तो कह रही हूँ, उनको क्या पता? इनको नहीं पता, लेकिन ये तो इनकी वीडियो देखते होंगे। Maybe। इन्होंने यहाँ से डायलॉग चोरी किया, इनका डायलॉग आगे फिल्म में लिया गया है, फ़र्क पड़ता है वाला। नहीं, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि दोनों एक दूसरे को नहीं देखते होंगे, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है। नहीं, फ़र्क पड़ता है, देखा है इन्होंने, इसलिए देखा है क्योंकि ये भी मोटिवेशनल वीडियो बनाते हैं या ई-कॉमर्स वगैरह के हवाले से, इन्फॉर्मेटिव और वीडियो, ये अफेयर्स को लेकर दुनिया में जो चल रहा है इन्फॉर्मेशन के हिसाब से, ये अलग कंटेंट अलग है थोड़ा। मतलब थोड़ा बहुत है कि नॉलेज है, नॉलेज वाली वीडियो। तो मुझे लगता है इन्होंने वहाँ से लिया है, इनका वहाँ से किसी ने लिया, तो अच्छा, ये फ़र्क पड़ता वाला मैं एक बात बोलूँगी कि ये तो हम भी नॉर्मली बोल देते हैं, तुम्हें बताने से फ़र्क पड़ता है, तुम ये नहीं कर रहे हो, मुझे फ़र्क पड़ता है। बहुत सारी, मतलब अगर नहीं भी देखा हो, दोनों ने अपने अपने तरीके से भी बोला है। एक होता है कि वैसे हम कॉमन एक आध दफ़ा बोल देते हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो यूनिकनेस बना देते हैं। कुछ लोग अपना एक स्लोगन बना लेते हैं। तो इन्होंने अपना स्लोगन बनाया, फिर किसी और ने बनाया, तो किसी और ने किसी और को फिल्म में लिया ये डायलॉग, तो वो उसको कह रहे हैं कि भाई ये तो मेरा इन्होंने चुराया, मुझे बड़ा अफसोस की बात है। खैर बहरहाल मैंने सोचा यार इन्होंने इनका चुराया। खैर बहरहाल चोरी करके आपकी चीज़ चोरी हो जाए तो आप क्यों परेशान हो रहे हो। दोबारा किसी और के साथ आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।